सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। जो लोग भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, मेरे इस चैनल पर आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मजीद और कहानियां सुनने का मौका मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। मार्टी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मार्टी के गले में अपना पट्टा डाल दो मास्टर। मैं सोचने लगा कि इसे किस तरह जान छुड़ाई जाए। इनकार की सूरत में ये और रास्ता खोटा करता रहेगा। जुलीन बार बार मुझे इशारे कर रही थी और मास्टर कभी मेरी पंडियां पकड़ता था, कभी मेरे हाथों को प्यार करता था। उसे इतना भी ख्याल नहीं था कि ये एक सड़क है, मेरे साथ एक नौजवान लड़की है। इतना मुझे जरूर यकीन हो गया था कि अब उसके दिल में कोई कीना नहीं है। मैंने उसे नरमी गर्मी से टालने की कोशिश की, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम कहाँ रहते हो? कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे पूछा। उसने मुझे अपना पता बताया और मेरा पता पूछने लगा। मैंने नहीं बताया। उसने भी जिद नहीं की। मैं किसी वक्त खुद तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने मुलायमत से कहा। आने की बात मत करो मास्टर, अपन को अभी साथ ले चलो, अपने डोर पर बांध देना। वो बेताबी से बोला। अपन बहुत ख्वार हो गया, ट्रस्ट करो मास्टर। मार्टी एकदम डा के माफक प्रूव करेगा। मैंने उसे तुर्शी से समझाया तो कसमसा के मान गया। उसने जुलीन से एक बार फिर माफी मांगी और मुझसे कहने लगा कि मेरा इंतजार करता रहेगा और मैंने आने में देर की या ना आया तो मेरी तलाश में सड़कों पर निकल आएगा और जब तक मैं उसे साथ नहीं ले जाऊंगा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे मेरी नाराजगी की सूरत में से जान का खतरा मोल लेना पड़े। मुझे उसके दीवानेपन पर बहुत ताजुब हुआ, मगर वो बेहद संजीदा था। उसका मतलब ये था कि उसके रग पट्टों में अभी तक मेरी कोई जरब अटकी हुई थी। वो परेशान परेशान भी नजर आ रहा था। आखिर जब तक उसने मुझसे वादा नहीं ले लिया, मेरे सामने से नहीं टला। हम आगे बढ़ गए। जुलीन ने पीछे मुड़कर ये इत्मीनान किया कि वो हमारा पीछा नहीं कर रहा है। उसकी चेहरे की गुफ्तगी बहाल हुई। वो कुछ देर तक चुपचाप चलती रही। फिर उसने सहमी हुई आवाज में पूछा, ये क्या कह रहा था? तुम मुझसे इतनी क्यों डर रही थी? मैंने नागवारी से कहा। मुझे डर था वो कहीं फिर चाकू ना निकाल ले, उसका क्या भरोसा। मैं उस दिन का मंजर कभी नहीं भूल सकती। वो जुजरी लेकर बोली। चाकू निकालना आसान नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अब उसकी तरफ से कोई अंदेशा दिल में मत लाना। ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? वो एक नंबर लफंगा है, उसे कुछ बैद नहीं है, उसका दिल काला है। फिर वो खुद अपनी बात की तरदीद करने लगी। मगर वो क्या कह रहा था? ये मैं क्या सुन रही थी? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आज मार्टी मुझे बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। हाँ, वो खासा बदल गया है। मगर तुमने उससे वादा क्यों किया कि तुम दोबारा उसके पास जाओगे? ऐसे लोगों से दूर ही रहना ठीक है, तुम इसके पास मत जाना। देखा जाएगा, फिलहाल तो इसे निजात मिल गई। इसका जिक्र ही छोड़ दो, मुझे उसके तस्वर से मतली होने लगती है। हम न जाने क्या बातें कर रहे थे। वो उलझती हुई बोली। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं? वो शिकायती अंदाज में बोली। नहीं, मैंने तजबज्जब से कहा। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। हम एक मुख्तसर फासला तय करके घर जाने वाली बस में सवार हो गए। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी। बस हिचकोले खाती हुई मंजिल की तरफ बढ़ती रही। जुलीन तमाम रास्ते नजरें नीची किए खामोश बैठी रही। बहुत देर हो गई। न उसने मेरी तरफ देखा न बात की। आखिर मैंने हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम मेरी किसी बात से नाराज हो गई? उसने चौंक कर पहलू बदला और बुझी हुई आंखों से मेरा चेहरा तकने लगी। क्या मुझे तुमसे नाराज होने का हक हासिल है? उसने लजीदा लेचे में कहा। क्यों नहीं? मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग सकती है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दिया करो। मेरे साथ कुछ ऐसा ही है, इसीलिए लोगों के साथ रहते और उनसे बात करते हुए डरता हूँ। ओ नहीं, उसने बेकरार होकर कहा। तुम ऐसी बातें मत करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कोई तुमसे नाराज नहीं होता, बल्कि बात इसके बरक्स है। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद तुम मुझसे खफा हो, शायद मेरे साथ रहने पर, शायद मेरे ज्यादा अमल दहल देने पर, या किसी और बात पर। तुम इस तरह गुमसुम देखकर अजीब अजीब ख्याल आते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें दुख हो रहा है। तुम ना जाने क्या समझ रही होगी। तुम मेरे साथ रहती हो, मेरा ख्याल करती हो, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे ये एहसास और परेशान कर देता है। तुम अपने दिल में ऐसा गुमान कभी मत करना। जरूरी नहीं है कि आदमी तबादले में एक दूसरे का ख्याल रखे। कुछ चीजों में ये समाजी तबादला नहीं होता। हर घर दुकान नहीं होता और उनके मकीन सौदेबाज नहीं होते। बताओ, क्या माँ का हक अदा होता है? माँ अपने बेटे की परवरिश में बहुत दुख झेलती है, मगर क्या माँ को इस अंदाज से सोचना चाहिए कि उसका बेटा उसकी मुशक्कत का मुआवजा अदा नहीं कर रहा? कुछ लोग अब भी इस बुरी दुनिया में ऐसे हैं जो इन बातों से बुलंद होकर सोचते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी बातें करती हो। तुम भी कुछ कम अच्छी नहीं हो। बाज़-औक़ात तो मुझे तुम पर रश्क आता है कि मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ। वो मुस्कुरा पड़ी और होंठ बसोर कर बोली, ज़हीर, खुश रहने की कोशिश किया करो। दुखों का इलाज ये नहीं कि आदमी खुशियों से किनारा करके अपने दुख और बढ़ा ले। हिम्मत से काम लेना चाहिए। पता नहीं, वो अटक अटक के बोली, मैं तुमसे ये बातें करते कैसी लग रही हूँ? तुम अच्छी लग रही हो। एक स्टॉप पर कुछ और मुसाफिर बस में सवार हो गए। बस खचाखच भर गई। हमने बातें बंद कर दी, इसलिए कि हमारे नजदीक बहुत से लोग खड़े हो गए थे और हम पर गिरे जा रहे थे। जब भी मैं बस में बैठता था, मेरा ज़हन भी बस के साथ सफर करता था। सिर्फ इतना फर्क था कि बस मुय्यना रास्ते पर चलती थी और मेरे ख्यालों का कोई रास्ता तय नहीं था। बस सड़क पर चलती थी और मेरा ज़हन हवाई जहाजों की तरह आसमान पर उठता था।
स्टाफ आने से पहले जुलीन ने मुझे बेदार किया। मैं उसके लिए भीड़ में रास्ता बनाता हुआ नीचे उतरा। चंपा घर में अकेली नहीं थी, एसपी शुक्ला भी मौजूद था। उसने हम दोनों को एक साथ घर में दाखिल होते देखा तो मुस्कुराकर बोला, कहाँ सैर हो रही है ज़हीर? हाँ। मुझे ना जाने क्यों झिंप आ गई। कहीं नहीं, मैंने झिझक कर कहा। आज तो कुछ मिजाज ठीक मालूम होता है। हंसकर बोला, आपने क्या किया? मैंने बात बदलने की कोशिश की। कोई सुराग मिला या अभी तक आप आंख मिचोली खेल रहे हैं? तमा चौकड़ी मची हुई है ज़हीर। हाँ, वो शिकस्तगी से बोला। कभी कोई नतीजा बरामद ना हो। जो लोग कृष्णा जी से लगाव रखते थे और जिन्हें कृष्णा जी अपने बेटों और भाइयों की तरह मशवरे देते थे, वो शायद हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती के साथ अहकाम आ रहे हैं कि मुजरिम जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाएं, मगर एक दिन फेडरल गवर्नमेंट भी थक कर खामोश हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए शुक्ला जी, ऐसा नहीं होगा। मेरी आवाज कांपने लगी। शुक्ला मेरे पास आकर मेरी कमर थपथपाने लगा। तुमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया? तुम मद्रास भी नहीं गए, वहां से कृष्णा जी के मुनीम का खत आया था। तुम्हें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। मगर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हैरत से बोला, तुम्हें कृष्णा जी के मामलों से दिलचस्पी नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता शुक्ला जी कि मैं क्या करूं। तुम्हें वहां जाना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि कृष्णा जी ने एक बड़ी जायदाद छोड़ी है, हमारे अंदाजे से ज्यादा। वो मद्रास के एक मोजस घराने से ताल्लुक रखते थे। पुलिस की मुलाजमत तो उन्होंने शौक और लोगों की खिदमत के लिए इख्तियार की थी। तुम चाहो तो चंपा दीदी और मिस जुलीन को भी साथ ले लो। यहाँ कौन रहेगा? चंपा जल्दी से बोली, जुलीन को ले जाओ। मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ज़हीर के लिए शुक्ला जी का साथ काफी है। मैं गई तो यहाँ चंपा दीदी अकेली रह जाएंगी। काम निपटा के आप लोग जल्दी आ जाइएगा। कोई और वक्त होता तो मेरा जाना मुनासिब था, मगर इस मौका पर जाना। जुलीन चुप हो गई। मैं सुनता रहा। शुक्ला दूसरे दिन मुझे मद्रास चलने का हुक्म सुना दिया। मैंने अपनी राय जाहिर नहीं की। जाहिर है कृष्णा जी मुझे जिस उलझन में डाल गए थे उससे किसी न किसी सूरत तो निकलना था। दूसरे दिन शुक्ला मुकर्रर वक्त पर आ गया। चंपा और जुलीन ने मेरा सामान बंद कर दिया। चंपा ने मेरे बाजू में माम जामन बांधा और जुलीन ने अपने हाथ से सैंडविच बनाकर दिए। वो बहुत लजीज सैंडविच बनाती थी। मैंने तमाम कागजात शुक्ला जी को दे दिए थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। हर सफर से पहले ऐसा ही होता था। रेल में बैठ के मैं रास्ते भर खिड़की के पास बैठा हुआ जागता रहा। बाहर स्टेशन पर उतरकर मैं प्लेटफॉर्म का एक चक्कर लगा के वापस आ जाता। स्टेशन पर स्टेशन गुजरते रहे और मद्रास आ गया। कृष्णा जी का मुनीम और दूसरे करिंदे हमें स्टेशन पर लेने के लिए आए थे। जब शुक्ला ने उनसे मेरा तारुफ कराया तो उनकी आंखों में बेचैनी पैदा हुई। मुनीम ने फौरन मेरे हाथ चूमे और गले लग के मेरी थोड़ी को बोसा दिया और बाकी करिंदों ने पैर छुए। वो हमें कृष्णा जी के घर ले गए। कृष्णा जी का सामान, उनकी तस्वीरें और इमारत के आगे पीछे चमन देकर मेरी तबीयत बोझल हो गई। कुछ देर आराम करने के बाद मुनीम ने जायदाद की तमाम तफसीलात हमें बतानी शुरू की। शहर में कृष्णा जी के कई और मकानात भी थे। नवाब में चंद जमीनें थी जिनकी देखभाल उनकी माँ करती थी। मुनीम ने कृष्णा जी के मतलब हमें बहुत सी बातें बताई कि वो अपने बाप के इकलौते लड़के थे। उनकी एक बहन नौजवानी में मर गई थी। ये सारी जायदाद उनके बाप की थी जो कृष्णा जी की शादी की आरजू में मर गए। मुनीम कह रहा था कि वो अपने खानदान वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बाहर रहते तो कभी घर से एक पैसा नहीं मंगवाते थे। घर आते तो एक एक आदमी से उसका हाल पूछते, बच्चों की हैरियत दरियाफ्त करते और हर बार उसकी कोई ना कोई मदद करते। बूढ़ा मुनीम कृष्णा जी के वाकयात बताते हुए ज़ारों की तार रो रहा था। उनकी आदत, पसंद, मशागिल, उनकी एक एक बात बताता था और आहें भरता था। कहता था कि कृष्णा जी ने वलायत जाके तालीम हासिल की थी और हमेशा किताबों में गुम रहते थे। छोटा मोटा लेकिन साफ सुथरा लिबास पहनते थे। अपनी जात पर बहुत कम खर्च करते थे। सादा और अच्छा खाना खाते थे। तमाम मुलाजिम उनके मद्रास वापस आने का इंतजार करते रहते थे। उन्हें सबसे ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत थी और माँ को उनसे। अभी तक घर पे सोग तारी था। जो मुलाजमा कृष्णा जी की माँ के साथ बम्बई गई थी वो तीजे के फौरन बाद वापस आ गई थी। उसने दोनों माँ बेटों की मौत की तफसीलात सुनाई तो कई रोज तक करिंदों के घरों में चूल्हा नहीं चला। हम दोनों सर झुकाए उनकी बातें सुनते रहे। फिर शुक्ला और मैं मुनीम के साथ जायदाद का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों और नवाह में फिरते रहे। दूसरे दिन कहीं शाम को हम इस काम से फारिग हुए। मेरी हैसियत तो एक तमाशबीन की सी थी। शुक्ला हर जगह रुक के मुनीम से सवालात करता और कागज पर कुछ लिखता जाता और फिर मेरा चेहरा देखता और मेरी राय पूछता। मैं उसे क्या राय देता? कृष्णा जी ने न जाने क्या समझ के ये सब कुछ मेरे नाम किया था। रात को मुनीम वगैरह हमें कमरे में छोड़कर चले गए तो शुक्ला मेरे सरहाने आ गया। उसने मथोश लहजे में मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? किस बात का इरादा? तुमने कल और आज तमाम जायदाद देख ली है। ये अच्छा खासा बड़ा काम है। यकीनन तुम्हारे ज़हन में कोई तदबीर होगी। वो फिक्रमंदी से बोला, मेरे ज़हन में कुछ नहीं है शुक्ला जी। मैं तो हैरान हूं कि कृष्णा जी ने ये क्या किया। मैं तो इन्हें परेशान करता रहता था। आप जानते हैं कि ना मुझे इन कामों का तजुर्बा है और ना इनसे दिलचस्पी है। आप ही बताइए क्या किया जाए। ज़हीर, हाँ, ये मामला ऐसा नहीं है कि तुम सरसरी गुजर जाओ। अब तुम्हें हर हाल में से निपटना है। कृष्णा जी ने कुछ सोच समझ के ही तुम्हें इसका वारिस मुकर्रर किया है। वो बहुत समझ बूझ के आदमी थे, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा फैसला नहीं किया। उन्होंने एक गलत आदमी का इंतखाब किया। मैं क्या करूंगा? क्या मैं हिसाब किताब रखता फिरूंगा? मैंने तिल मिलाकर कहा, हिसाब किताब तुम्हारा अपना होगा ज़हीरा, किसी और का नहीं।
اس طرح مت سوچو، یہ دیکھو کہ ایک شخص نے تمہیں کس قدر عزیز سمجھا۔ وہ جب بھی تمہارا تذکرہ کرتے تھے مجھے حیرت ہوتی تھی، میں سمجھتا تھا کہ کرشنا جی مبالغے سے کام لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے آخری کربناک لمحوں میں بھی ایک برمحل اور موضوع فیصلہ کیا ہے۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ہاں ظہیر، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ بہرحال انہوں نے غلط کیا یا اچھا کیا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی خواہش کی تکمیل کس طرح کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ کام تو خود کرشنا جی بھی کر سکتے تھے۔ بے شک اب تم اس کے ایک مالک ہو، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا ہوگا کہ تمہاری خوشحالی، تمہاری ایک اچھی زندگی ان کے مد نظر ہوگی۔ موت کے روز وہ تم سے بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے میں ظہیر کو مدراس لے جاؤں گا، وہاں ماں جی بھی اکیلی رہتی ہیں اور بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ کرشنا جی جب موڈ میں ہوتے تھے تو مجھ سے بہت باتیں کرتے تھے۔ میں تمہارے انکار اور دکھ کی کچھ وجہ جانتا ہوں، فکر مت کرو ظہیر، سب چیزیں درست ہو جائیں گی۔ کرشنا جی نے جو سرکلر روانہ کیے ہیں ممکن ہے ان کا جواب آ جائے اور تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ سرکلر؟ کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے ایسا کوئی سرکلر روانہ کیا تھا؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی تک کسی جگہ سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، آئے گا تو سب سے پہلے مجھے معلوم ہوگا، شکلا نے تعصب سے کہا۔ اور انہوں نے آپ کو میرے بارے میں کیا کیا بتایا تھا؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ مجھے ایک بات بتائیے۔ اور کچھ نہیں، وہ مایوسی سے بولا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ خط وہ کس سلسلے میں لکھ رہے ہیں۔ کرشنا جی کی موت کے بعد جب تم سے قریب ہونے کا موقع ملا تو مجھے یہ قیاس کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اتنی شدید اور ذاتی دلچسپی وہ صرف ایک شخص میں لے سکتے ہیں۔ گو وہ ہر کیس میں پورے انہماک سے کام کرتے تھے، دوسرے یہ کہ پولیس کے ریکارڈ میں ایسا کوئی کیس بھی نہیں تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ خط کرشنا جی نے میرے کھوئے ہوئے عزیزوں کے سلسلے میں لکھا تھا۔ انہوں نے مجھے آخری لمحوں میں بتایا تھا، مگر شکلا جی، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، یہ بات آپ اپنے تک محدود رکھیے گا، مجھ پر احسان ہوگا۔ نہیں ظہیر، ہاں، یہ راز میرے سینے میں امانت کے طور پر محفوظ رہے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ محکمے میں کسی اور کو اس کی ہوا بھی نہ ہو۔ یہ ٹاک کرشنا جی کے نام پر آئے گی تو ان کے تمام امور ان سے قریب ہونے کے باعث میرے سپرد تھے۔ اب بھی مجھے کو ان کا انگرام بنایا گیا ہے، لیکن ظہیرہ، کیا اس سلسلے میں تم مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے؟ پھر صحیح، میں نے آہستگی سے کہا۔ خیر، پھر صحیح، میری دلی تمنا ہے کہ تمہاری تمام الجھنیں دور ہو جائیں۔ ہاں شکلا جی، تمنا تو سبھی کی ہوتی ہے لیکن بر نہیں آتی۔ امید رکھو، اس کے سوا وہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ ہر شخص یہی کہتا تھا، شکلا بھی یہی کہہ رہا تھا، کرشنا جی، وٹھل، زری، چمپا، جولین سب یہی کہتے تھے، مگر امید بر آنے کا وقت کوئی نہیں بتاتا تھا۔ سب جھوٹ بولتے تھے، مجھے بچہ سمجھ کے بہلاتے تھے۔ جب کوئی امید کی بات کرتا تو مجھے اور گھٹن ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد شکلا پھر جائیداد کے موضوع پر بات کرنے لگا۔ کیا تم مدراس میں رہ سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں شکلا جی، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، آپ جائیداد کا کوئی اور انتظام کر دیجئے، آپ ہی کوئی بہتر تدبیر سوچئے، میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے، بشرطے کہ تم اس پر آمادہ ہو جاؤ۔ شکلا نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ میں بھی اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ان حالات میں تم مناسب طور پر فرائض انجام نہیں دے سکو گے۔ مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، میں نے تیز سے کہا۔ ایسے نہیں، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ممکن ہے میں اپنی جگہ ٹھیک نہ ہوں، میری رائے ہے کہ تم یہ جائیداد بیچ دو اور ساری رقم بینک میں محفوظ کرا دو۔ جب حالات کسی قدر درست ہو جائیں تو اس رقم سے تم کسی وقت بھی نئی جائیداد خرید سکتے ہو، کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہو۔ میرے اندازے کے مطابق لاکھوں روپے سے کم یہ اثاثہ کیا ہوگا؟ لاکھوں روپے؟ ہاں لاکھوں روپے، وہ تشویش سے بولا۔ کئی لاکھ روپے تم نے آج اور کل پھر کیا دیکھا؟ ان کی فروخت میں ہمیں دیر لگ سکتی ہے، مگر اچھا ہے کہ ہم یہ کام نپٹا کر ہی واپس چلیں۔ 1.5 مہینے کی مدت میں شکلا کرشنا جی کی تمام جائیداد اس کے بقول مناسب قیمت پر فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام روپیہ میرے دستخطوں سے بینک میں جمع ہوتا رہا۔ کرشنا جی کی تصویریں، اسناد، خطوط، کتابیں اور ذاتی سامان وغیرہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہم نے صندوقوں میں بند کر دیا اور باقی سارا سامان بیچ دیا۔ بینک میں کرشنا جی کے ایک بڑی رقم جمع تھی اور گھر کی تجوری، جس بنگلے میں ہم مقیم تھے، اس کا بھی سودا ہو گیا۔ ہم آخری کارروائیوں کی تکمیل کے لیے ہوٹل میں منتقل ہو گئے۔ اس عرصے میں جب بھی موقع ملا میں مدراس کی گلی گلی چھانتا رہا، مسلمانوں کی ہر سرائے اور ہر ہوٹل کے باہر دیر تک کھڑا ہو کر میں مسافروں کو دیکھتا رہتا کہ شاید بھولے بھٹکے کوئی نظر آ جائے۔ آخر مدراس سے کوچ کا وقت آ پہنچا۔ آخری رات تھکا ماندہ شکلا رات گئے تک حساب کتاب کرتا رہا۔ میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ کچھ دیر بعد شکلا میری مسیری پر آ گیا۔ گمبھیر آواز میں اس نے مجھے پکارا۔ ظہیر، ہاں؟ میں تو جاگ ہی رہا تھا، اس کی پکار پر اٹھ بیٹھا۔ میں نے تمام فائلیں مکمل کر دی ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اب تم انہیں سمجھ لو اور سنبھال لو۔ شکلا جی، ایسی بھی کیا جلدی ہے، اب ہم چل ہی رہے ہیں، میں یہاں ان فائلوں کا کیا کروں گا؟ میں نے کسی قدر ترشی سے کہا۔ تم انہیں جتنی جلدی اپنی تحویل میں لے لو گے میرا بوجھ کم ہو جائے گا۔ وہاں شاید فرصت نہ ہو، موقع نہ ملے، یہاں ہم موجود ہیں، بہتر ہے کہ تم تمام فائلیں خوب سمجھ لو اور جو بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اس وقت میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہے، میں کیا پوچھوں گا؟ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نادم کر رہے ہیں۔ بات بہت بڑی رقم کی ہے ظہیر، ہاں ایسے معاملات یوں بے پرواہی سے نہیں برتے جاتے، تمام جزیات سے تمہارا واقف ہونا ضروری ہے۔
تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ کتنی رقم بینک میں جمع کرائی گئی ہے؟ اس نے رازدارانہ انداز سے پوچھا۔ کتنی ہی بڑی رقم ہو، میں نے اس کی خواہش تو نہیں کی تھی، میں نے جھجلا کر کہا، اور نہ مجھے کچھ جانے کی جستجو ہے، یہ فائلیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں گھر چل کے انہیں آپ سے لے لوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ ہماری گاڑی گھر کے دروازے پر رکی، جولین اور چمپا بھاگی ہوئی آئیں، دونوں ہمیں دیکھ کر دنگ رہ گئی اور میرے بازوؤں سے لپٹ گئی۔ چمپا نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور بریک کمرے میں دال ہونے سے پہلے کوئی آیت پڑھ کر میرے سر اور سینے پر پھونکی۔